गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। और इस वीडियो में हम 5th चैप्टर साइंस के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, या फिर हम उसे एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये जो चैप्टर है वो आपका बायोलॉजी पार्ट में आता है, इसलिए मैंने इधर बायोलॉजी लिखा है। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ, जिस बुक से पढ़ा रही हूँ, जिस भी बुक से मैंने ये देखा है उसमें बायोलॉजी अलग है। ये जो चैप्टर है वो आपका बायोलॉजी पार्ट में आता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार इस चैप्टर का मतलब समझा दूँ, बिकॉज़ वीडियो शुरू करने के बाद भी अगर आपको चैप्टर का मीनिंग ना समझ में आए तो मेरा वीडियो बनाना बहुत ही बेकार है। हाँ, तो अब सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे। इस चैप्टर में जो एक वर्ड है उसी का मतलब, मेरे ख्याल से अगर आपको उस चैप्टर का मतलब पता है तो इट्स वेरी वेरी गुड, एंड अगर नहीं पता है तो आप इस वक्त समझ लीजिए। डोंट टेक ए इंटेंशन। होता है ना कि अगर एक बार गलती करो तो दूसरी बार गलती नहीं करनी चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। और अगर आपको चैप्टर का मीनिंग नहीं पता है तो आप उसका मीनिंग ना समझ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसे समझा तो आप उस गलती को सुधार रहे हैं। वैसे वो गलती नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। तो अब हम चैप्टर समझ लेते हैं, चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो ये फंडामेंटल है, इसका मीनिंग हुआ बेसिक। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। तो इसमें इस पूरे चैप्टर का नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें आपको इस यूनिट ऑफ लाइफ का मीनिंग तो पता होगा, बस फंडामेंटल में आप कन्फर्मली कंफ्यूज होंगे। तो चलिए, आपको पता चला फंडामेंटल का मतलब। अब इसमें इसका मतलब होता है बेसिक। व्हाट्स द मीनिंग बेसिक, एंड यूनिट एज इट इज़ आ जाता है ना, यूनिट एज इट इज़ आ जाता है। एंड इसमें ऑफ भी एज इट इज़ आ गया, एंड लाइफ भी। लाइफ मतलब जीव, किसी भी पशु पक्षी जीवन। लाइफ मतलब जीवन, ऑफ मतलब उसका, एंड यूनिट मतलब इकाई, एक। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो साइंस में इसका मतलब होता है सो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर? हमने इस चैप्टर का मतलब निकाल लिया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपने देखा होगा इस पूरे चैप्टर में ओनली एंड ओनली सेल्स के बारे में बताया है। सेल्स में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ये सब के बारे में बताया है। तो हमें इससे एक और चीज़ पता चलती है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसका आंसर क्या होगा? Cell is the basic unit of life. Okay, so let's begin with the chapter. Okay, so अब हम चैप्टर के संग आगे चलते हैं। बाय श्रृंगिका अग्निहोत्री। सो आपने देखा होगा कि जो बुक है, आपका जो चैप्टर है उसके बीच बीच में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हम पहले वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो जो क्वेश्चंस पेज नंबर 559 पे दे रखे हैं, 59 पे दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि वही हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। सेल किसने सेल्स डिस्कवर की, किसने सेल्स खोजी और कैसे। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, हाउ। सो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि सेल किसने खोजी और कैसे। तो इसका सिंपल सा आंसर है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 बाय ऑब्जर्विंग अ कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने ये सेल डिस्कवर की थी 1665 में कॉर्क को ऑब्जर्व करते वक्त। व्हाट इज़ द कॉर्क? डू यू नो कॉर्क? कॉर्क क्या होती है, आपको पता है? कॉर्क इज़ द
बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री। अब आप ये सोच रहे होंगे बार्क, कुत्ते बार्क करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन यहाँ इस बार्क का मतलब वो वाला बार्क नहीं है। कौन सा वाला जो आप समझ रहे हैं, इस बार्क का मतलब वो वाला बार्क नहीं है। इस बार्क का मीनिंग है छाल। आपने देखा होगा कभी भी अगर कोई मोटा पेड़ देखा हो तो उसके अगर हम उसे छुटाएं तो उसमें से एक छाल टाइप की निकलती है, उसी को हम कहते हैं बार्क ऑफ अ ट्री। उसकी हम एक्चुअली उसे हम उसकी स्किन कह सकते हैं, वी विल से, तो स्किन हम उसे कह सकते हैं। ओके, तो और हम उसे हिंदी में कहते हैं छाल। क्या? छाल। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। कब डिस्कवर की थी उन्होंने? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की और को ऑब्जर्व करते वक्त। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। एनी डाउट? तो नहीं होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is the cell called the structural and functional unit of life? The cell called the structural and functional unit of life because, तो आपने गौर किया यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ उतार दिया है, बस इसके आगे बिकॉज से देखिए। All the living organisms are made up of cell and a single cell can perform all the necessary functions of life. तो जो जितने भी जान मतलब जिन भी जीवों में जान है वो सब एक ही चीज़ से बने होंगे, सेल। एक्चुअली हम कहते हैं पानी है तो जल है तो जहान है, बट इन साइंस लैंग्वेज ये होता है, जल है तो जहान है, जल है तो जल ही जीवन है। बट मैं ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल ही हमारा जीवन है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर ये वाला है, तो हम पढ़ लेते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बिकॉज all the living organisms are made up of cell and a single cell can perform all the necessary functions of life। मतलब जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, वो सब सेल से बने हुए हैं। जो भी लिविंग है, जी रहे हैं, सांस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चलना ही एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है। प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग होते हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं। सो एंड इसमें एक और बड़ा रीज़न है, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ में जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शन एक सेल, अ सिंगल सेल निभा सकती है। और जिन ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल होती है उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर। क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर organisms। An example, yeah, I have an example। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में, कई सारे लोगों ने उसे देखा भी होगा। अमीबा, इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड जिनके अंदर बहुत सारी ट्रिलियंस एंड बिलियंस नंबर ऑफ सेल होती हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। क्या? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता देने की ज़रूरत है, एज ह्यूमन्स आर द कॉमन एग्जाम्पल। ह्यूमन्स और एनिमल्स और अ थिंग ऑल्सो, प्लांट्स में भी सेल्स होती हैं, वो लिविंग होते हैं ना, तो प्लांट में भी सेल होती हैं। तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 61 पेज नंबर पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2 ना, H2 होता है, ठीक है। तो हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड CO2 मूव इन एंड
आउट ऑफ सेल डिस्कस। तो CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन, H2O मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो इसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी पढ़ा होगा। तो एक्चुअली डिफ्यूजन क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ पर लिख के बता देती हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। So diffusion is a process in which a substance from its high concentration region move to its low concentration region is called diffusion. So diffusion का मतलब आपको समझ में आया होगा। वैसे मुझे बताना तो इस चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर होने के लिए पहले चैप्टर क्लियर होना ज़रूरी है। काफ़ी हद तक बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, फुल्ली एक्सप्लेन चैप्टर, एक्सप्लेनेशन भी इसकी पढ़ ली होगी, समझ ली होगी। डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, यहाँ पे बहुत सारे एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, मैनी, बहुत सा, और ये एक दोबारा बॉक्स है, इसमें बस 1 2 3 4 5 बस 5 पार्टिकल्स हैं, और इसमें जाने कितने पार्टिकल्स हैं मैं गिन नहीं पा रही। ओके, सो ये जो पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्वांटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मीनिंग, क्वांटिटी को हम हिंदी में संख्या भी कह सकते हैं। क्या? संख्या, संज्ञा नहीं, संख्या। ओके, संज्ञा मत समझ लीजिएगा आप में से कोई भी, संख्या। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो जब यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन में और यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं कहाँ जाएंगे? या यू कैन आंसर, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ जाएंगे, देयर दे गो, ठीक है, ये या देयर दे गो। तो इधर जब जाएंगे तो यहाँ पे वो पार्टिकल्स तब तक जाते रहेंगे जब तक इनकी और इनकी क्वांटिटी सेम नहीं हो जाती। एज लाइक ये तब तक जाते रहेंगे जब तक इनका डायग्राम अगर हम बनाए तो ऐसा नहीं बन जाता, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ऐसा सेम क्वांटिटी में नहीं बन जाता, तब तक ये पार्टिकल्स इसमें जाते रहेंगे। तो ये तो हो गया भाई डिफ्यूजन। अब आपको ऑस्मोसिस नहीं पता होगा, ऑस्मोसिस क्या होता है? एक्चुअली ऑस्मोसिस अभी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो वाटर में होता है और उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। तो एक्सरसाइज में जब आएगा तभी मैं आपको उस ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में समझा दूँ। डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया, राइट? तो CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड H2O मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक जैसे सेल है, इसके अंदर इसके पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर मतलब सेल ऑर्गेनल्स हैं एंड इसके अंदर सेल। तो इसके बाहर एक ये जो होगी, ये जो इसके बाहर होगी अगर किसी सेल में, तो वो होगी इसकी क्या? सेल वॉल। ये बाहर वाली होगी इसकी सेल वॉल। अब वो एनिमल सेल में कभी नहीं पाई जा सकती, वो ओनली प्लांट सेल में पाई जा सकती है। एंड ये जो है वो है इसकी सेल मेम्ब्रेन, okay? So let's begin. Next question is, why the plasma membrane called a selectively permeable membrane? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों? आइए हम इसका आंसर जान लेते हैं। बिकॉज it is called selectively permeable membrane because it allows the entry and exit of some substances, not all. मतलब जैसे कोई भी चीज़ है वो सारे सब्सटेंसेस को अपने से बाहर भी जान दे रही है, अपने से अंदर भी जान दे रही है, तो वो होगी परमिएबल। परमिएबल का मतलब ही होता है सब,
और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कुछ, सारे नहीं कुछ। तो सेमी परमिएबल भी इस सेलेक्टिवली परमिएबल को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम इसे सेमी परमिएबल भी कह सकते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी चीज़ों को ना अंदर आने देती है जो भी बाहर के एटमॉस्फेयर पे होती हैं, और जो भी अंदर चीज़ें होती हैं उनमें से सारी चीज़ों को बाहर नहीं जाने देती है। जिनको बाहर मतलब जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर लगता है इसे बाहर जाना कंपल्शन है, ये अंदर नहीं रह सकती, तो वो उसे बाहर भेज देती है। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लगता है कि वो चीज़ अंदर नहीं आ सकती, अंदर आना उसका कंपल्शन नहीं है, अंदर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे अंदर नहीं आने देगी। देखा, और हमसे भी ज़्यादा समझदार होती है। कुछ लोग होते हैं वो अनजान लोगों को भी घर के अंदर ले लेते हैं। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जानी पहचानी चीज़ों को अंदर लेती है। जानी पहचानी क्या, सिर्फ कंपल्शन है जिनकी बहुत ज़रूरत है उन्हीं को अंदर लेती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 63 के। इसमें क्वेश्चन है, फिल इन द गैप्स in the following table illustrating differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम डिफरेंसेस समझेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज में ही हम समझेंगे। पहले इसमें जो है वो ये जो दे रखा है, इसमें डिफरेंसेस में ब्लैंक दे रखा है, इसको हमें भरना है। तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है, क्योंकि ये पिक्चर बहुत बड़ी है इसलिए लगाने में पूरा पेज भर। सो ये है इसका आंसर, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए उसमें था, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, इसमें भी ये लिखा हुआ था, बट ये सिर्फ इतना लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था दोनों में, ये लिखा हुआ था, और इसमें ये लिखा हुआ था, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो अब क्या मोटिव है हमारा कि हमें किस किस को भरना है, देख लेते हैं एक बार। किस किस का हमें जानना है, फर्स्ट एंड सेकंड, बस इन्हीं दो का हमें जानना है। तो न्यूक्लियर रीजन, इसमें है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब न्यूक्लियर रीजन मतलब जो न्यूक्लियर का पूरा सब कुछ है, उसके अंदर का बाहर का उसका जो भी है वो वेल डिफाइंड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड का मीन्स है उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। एंड जेनेटिक मटेरियल का मीन होता है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है इसकी फुल फॉर्म, अभी आपके उसमें नहीं आई है, वैसे इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए, वेल डिफाइंड होता है और इसमें सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डेवलप्ड होता है, नॉट वेल डिफाइंड होता है, मतलब इसे हम पुअरली डिफाइंड भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और इसमें लिखा हुआ है एक डिफरेंस है, सबसे नीचे वाला अब हमें देखना है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मतलब जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल, मतलब मेम्ब्रेन से जो दबे हुए सेल होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन से एनक्लोज होते हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं। ऐसे सेल के अंदर बहुत सारे उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, बट इसमें जो भी मेम्ब्रेन से सेल ऑर्गेनल्स बाउंडेड होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, वो वाले सेल ऑर्गेनल्स इसमें एब्सेंट रहते हैं। तो फिर इसका उल्टा हमें इसमें लिखना है, हमें किस में लिखना है, यूकैरियोटिक सेल में हमें इसका आंसर लिखना है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल आर एब्सेंट की बजाय इस शब्द की बजाय इस शब्द का प्रयोग कर दीजिए।
एब्सेंट का, क्योंकि डिफरेंस में क्या होता है, क्या लिखते हैं हम, विलोम, उसका उल्टा ही तो लिखते हैं, उसे हम हिंदी में विलोम कह सकते हैं। तो इसका उल्टा हो गया एब्सेंट का प्रेजेंट। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बस इसका इतना ही आंसर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। अभी इसमें और है, पेज नंबर 65 पे देखिए, ये सबसे बड़े हैं, ये देखिए ये 2 में आए हैं, तो 65 पेज नंबर पे देखिए, इसमें है क्वेश्चन, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। मतलब ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास उनका खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल, खुद का जेनेटिक मटेरियल है। क्या है जेनेटिक मटेरियल? मैंने अभी भी आपको बताया जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इट्स DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, कौन से? तो ऐसे 2 ऑर्गेनल्स जिनके पास, हम आंसर पढ़ लेते हैं, द 2 ऑर्गेनल्स विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास अपना खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। इन्हें हम एक और चीज़ से जानते हैं, सेमी, याद आ रहा होगा आपको नाम, ऑटोनॉमियस, सेमी ऑटोनॉमियस से भी हम इन्हें जानते हैं। इन्हें सेमी ऑटोनॉमियस इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि जब इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है खुद उनके पास, तो ये अपना आधे से ज़्यादा काम खुद ही कर लेते हैं, न्यूक्लियर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? आपने इनके बारे में सुना होगा, लाइसोसोम्स, सुना है, ऑब्वियसली सुना है। तो ऑर्गेनाइजेशन, अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है केमिकल और फिजिकल, मतलब केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, किसी भी प्रोसेस से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या होगा उसके बाद? तो इसमें आंसर में है, द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव, लाइसोसोम्स विल डाइजेस्ट इट। मतलब सेल, उसके बाद क्या होगा, द सेल विल नॉट बी एबल टू रिवाइव एंड लाइसोसोम्स विल डाइजेस्ट इट। तो इसमें ये लिखा है, जब सेल, फिर जब वो केमिकल और फिजिकल इन्फ्लुएंस से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो सेल रिवाइव नहीं कर पाएगी, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अपने आप को खुद नहीं बना पाएगी, और जो लाइसोसोम्स हैं वो उन्हें खा लेंगे और उस सेल को खा जाएंगे और वो उन्हें डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Why are lysosomes known as suicide bags? लाइसोसोम्स को suicidal bags भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को सोचिए कितने खतरनाक होंगे रहे, राइट। तो इसका आंसर सिंपली है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। तो जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम्स भी उसमें से फट जाते हैं, और जो उसके अंदर एंजाइम्स होती हैं वो उस अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेती हैं, मतलब खा लेती हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? प्रोटीन सेल के अंदर कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ बनते हैं द प्रोटीन्स? आंसर इसका, द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स दैट आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज। मतलब फैक्ट्रीज क्या होती हैं? जो नई नई चीज़ें बनाती हैं। मतलब राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए वो प्रोटीन फैक्ट्री हैं। इसलिए जब प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं तो वो सिंथेसाइज कहाँ पे होंगे? ऑब्वियसली राइबोसोम्स में। दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब आते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे।
चले। So this is the exercise of 5th chapter of science of class 9th. Okay, so make a comparison and write down ways. This is the first question, mind it. Make a comparison and write down ways in which plant cells and or are also different from animal cells. Okay, so इनका डिफरेंस बताया हुआ है इस नीचे वाली टेबल में, इस वाली टेबल में। ओके, सो प्लांट सेल, इसमें क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस यही होगा, प्लांट सेल हैव सेल वॉल। क्या होती है उनके पास, सेल वॉल, और इनके पास डोंट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल के पास सेल वॉल कभी नहीं मिलेगी आपको, कभी। और जब सेल वॉल होती है तो इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट, जिससे आपने देखा होगा प्लांट अलग अलग रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। तो जब जो भी प्लांट ग्रीन कलर का होगा उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, पक्का उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। और एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, एंड दूसरा हो गया कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। एंड वैक्यूल्स आर लार्ज, वैक्यूल जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे 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 छोटे, बहुत बड़े बन गए तो हाँ, तो इसमें जो छोटे 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 छेद होते हैं उन्हें हम वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, इट्स वैक्यूल। तो वैक्यूल इसमें जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और प्रेजेंट इन सेंटर, और वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और जो वैक्यूल एनिमल सेल में होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ओके, सेकेंड डिफरेंस क्या हुआ, वैक्यूल्स आर लार्ज एंड प्रेजेंट इन सेंटर, वैक्यूल इज स्मॉल। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल, न्यूक्लियस जो भी है प्रेजेंट होगा साइड में प्लांट सेल की, क्योंकि जब वैक्यूल ने सेंटर घेर लिया तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस बेचारा कहाँ जाएगा, वो साइड में ही जाएगा। उसे तो एडजस्ट करने की आदत होती है, पता है आपको, वो सबको एनर्जी देता है, इसलिए वो कितना एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टेबल होगा, तो एडजस्ट कर लेता है वो। और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, एनिमल सेल। तो जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल में साइड में होगा और एनिमल सेल में हमेशा सेंटर में नहीं हो सकता है, वो कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एनिमल सेल में ज़्यादातर वो सेंटर में मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल्स। क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डिफरेंट इस क्वेश्चन को गुमराह करने के लिए दिया गया है कि बच्चा इसका कोई यौन आंसर लिखे। इस क्वेश्चन को भी सेम, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। इन दोनों क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इन ये जो दो नाम दिए हैं, इसमें दिया है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और उसमें दिया था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इन दोनों के बीच बस डिफरेंस बताना, कुछ नहीं करना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसमें जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो जब प्रोकैरियोटिक में डू नॉट लगा हुआ है इधर, डू नॉट, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। कैसा, वेल डेवलप्ड, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन, मतलब अगर इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है तो उसकी क्या नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसकी नहीं होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब नहीं होगी तो डीएनए ऐसे ही खुला भागेगा। जैसे जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर आपने देखा होगा, सेल देखी होगी, तो उसमें जो न्यूक्लियर होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे करके कुछ डीएनए बना रहता है। तो जब ये जो होती है वो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाई जाती है। जैसे सेल होती है उसके बाद ये जो जिससे पूरी सेल कवर्ड होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे जिससे ये पूरा डीएनए कवर्ड होता है, क्या, डीएनए जिससे कवर्ड होता है उसे हम कहते हैं
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो क्या डीएनए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही तो रहेगा, तो वो डीएनए सेल के अंदर ऐसे ही घूमता रहता है, ठीक है। और जब यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन, डीएनए एनक्लोज होगा विद इन अ मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स आर ऑफ 70 टाइप। जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होते हैं वो 70 टाइप होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होते हैं वो 80 टाइप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेल वॉल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। वो आपके में नहीं आया होगा अभी, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन एक चीज़ होती है जो बहुत छोटी सी होती है। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल प्लांट में है तो उसमें अगर सेल वॉल होगी तो वो ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर हमेशा पेप्टिडोग्लाइकन नाम का एक पदार्थ है उसे कंटेन करेगी। तो सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट आर केमिकली सिंपल। मतलब अगर यूकैरियोटिक सेल अगर किसी प्लांट सेल में होगी तो उसमें अगर सेल वॉल होगी तो उसमें सेल वॉल जो बनी होगी वो केमिकली सिंपल तरीके से बनी होगी, जैसे सारी सेल्स में बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। तो रप्चर्स का मीनिंग अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रप्चर्स और ब्रेक डाउन एक ही चीज़ है, मतलब टूटना ओके, टूटना। सो दोनों एक ही चीज़ है, टूटना। तो इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ruptures or breaks down, then molecules of some substances will freely move in and out। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है वो अगर टूट जाएगी तो जो चीज़ें अंदर नहीं आनी होंगी सेल के वो भी अंदर आ सकेंगी, और जो चीज़ें सेल के बाहर नहीं जानी होंगी वो भी बाहर जा सकेंगी। इस आंसर जो है इसका वो इसका यही मीन बता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। अगर मतलब एक सेल की लाइफ का क्या हाल होगा अगर उसके अंदर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा। तो गोल्जी एपरेटस प्लेज द, इसका आंसर है गोल्जी एपरेटस प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पैकेजिंग। इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस वेरियस सब्सटेंसेस वुड नॉट बी packaged and not transformed in proper forms for further use। अब जो गोल्जी एपरेटस का काम होता है वो पैकेजिंग का होता है। मतलब उसके वैसे तो काम सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसका मेन काम पैकेजिंग का होता है। अब अगर इसमें गोल्जी सेल में अगर गोल्जी एपरेटस नहीं होगा तो बहुत सारी सब्सटेंसेस पैक नहीं हो पाएंगी, और उन्हें जहाँ पैक होके जाना होता है ये ट्रांसफॉर्मिंग का भी काम करता है। किसका? ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब एक से दूसरी जगह पहुंचाना। तो जहाँ पे उन चीज़ों को दूसरी जगह पहुंचना होगा, और ये एक्चुअली क्या होता है जब पहुंचा देता है तो उस चीज़ को, जैसे मान लो कोई प्रोटीन है तो होता है ना, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो जहाँ पहुंचाता है, जहाँ पे प्रोटीन कन्वर्ट होता है, उसे हम वो उस जगह पर गोल्जी एपरेटस प्रोटीन को पहुंचाता है। तो अगर गोल्जी एपरेटस ही नहीं होगा तो प्रोटीन ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, मतलब उस जगह पहुंचेगा कैसे, और अगर पहुंचेगा नहीं तो वो प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा फर्दर यूज़, मतलब यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा और यही इसका कारण होगा, ठीक है। तो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट रिलीजेज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ये एक एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं ATP। ये आपके बुक में लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म, आप देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है। मुझे पता है लेकिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP, और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ओके,
So mitochondria is known as the powerhouse of the cell because it releases the energy required for different activities of the life. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस कहलाता है सेल का, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ करता है ताकि सेल जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सके. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स constituting the cell membrane get synthesized. लिपिड्स और प्रोटीन एक पदार्थ होते हैं. प्रोटीन आपको पता होगा, लिपिड्स भी आपको पता होगा. तो इसका आंसर क्या है? लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो जो लिपिड्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसे हम SER कहते हैं. और प्रोटीन्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं. ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे SER और RER में क्या डिफरेंस है. इनमें सिर्फ राइबोसोम का डिफरेंस है. जो SER होता है उसमें राइबोसोम्स उसकी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि जो RER होता है उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो बस इन दोनों में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बस इतना सा ही डिफरेंस है. बस आप ये याद रखिएगा. और इस चैप्टर का जो भी मैं समझा रही हूँ वो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर होल बुक. So lipids are synthesized in smooth endoplasmic reticulum. Proteins are synthesized in rough endoplasmic reticulum. So let's begin to the next question. How does amoeba obtain its food? अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? अमीबा take its food by the cell membrane which forms the food vacuole. अमीबा सेल मेम्ब्रेन से अपना फूड ले लेता है. अमीबा सेल मेम्ब्रेन से अपना फूड ले लेता है जो कि फूड वैक्यूल बना देता है. तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले अमीबा ने इस फूड को देखा. मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ डायग्राम. नाउ इट्स क्लियर आई होप. तो सबसे पहले इस अमीबा ने इस फूड को देखा, देन इस अमीबा इस फूड पे झपट गया और इस अमीबा ने अपने अंदर ये फूड ले लिया. पहले झपटा, उसके बाद ही तो लिया. और बच्चों एक चीज़ और बहुत अच्छे से याद रखो, मेहनत करनी पड़ेगी. चैप्टर को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. जैसे इस अमीबा ने की ना मेहनत, देखो इसने कितना परिश्रम किया ना. तो वैसे ही इस चैप्टर को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. तो पहले अमीबा का फूड बाहर था, तो वो धीमे धीमे उसने सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट से चलते चलते वो फूड के पास आया. उसके बाद उसने अपने अंदर ये फूड अपना निगल लिया. ओके, सो उसने फूड जब निगल लिया, ठीक है, तो उसके अंदर ये फूड चला गया और उस फूड के आर पार फूड वैक्यूल बन गया. देखो आप इस पूरे उसमें देख सकते हो, पूरे पिक्चर में देख सकते हो. मैं इस पिक्चर को सिर्फ बड़ा करती हूँ. देखिए आप इस पिक्चर में देखिए कि इस फूड वैक्यूल बन गया है यहाँ पर. सो फूड वैक्यूल इज़ रेडी नाउ. फूड वैक्यूल बन चुका है. ठीक है, सो फूड वैक्यूल इज़ रेडी. तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी. अब देन व्हाट इज़ ऑस्मोसिस. देखिए हमने उधर पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में, लेकिन मैंने कहा था एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूँगी. अब एक्चुअली इस आंसर में ही फुल्ली एक्सप्लेन्ड है. मैंने आपको डिफ्यूजन बता दिया था. डिफ्यूजन क्या होता है? चलो एक बार और डेफिनेशन बता देती हूँ. व्हेन अ सब्सटेंस move to its low concentration region from its high concentration region, it's called diffusion. और जब वाटर का डिफ्यूजन, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. क्या? ऑस्मोसिस. तो जब वाटर का डिफ्यूजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर का डिफ्यूजन हो जाता है तो हम उससे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कह देते हैं.
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो फुल क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज़ द लॉन्गेस्ट वन, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये मत सोचिएगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में कौन देने वाला है, पेपर में बहुत सारे टीचर्स देते हैं। सो क्वेश्चन है, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन है, इसके बाद ये है पूरा इसका आंसर। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है बट समझना है। ओके, carry out the following osmosis process. Take 4 peeled potato halves and scoop each one out to make potato cups. मतलब हमें 4 पोटैटो लेने हैं, उनके अंदर का एक मतलब कप टाइप का बना लेना है, उनके अंदर ऐसे छेद करना है, मतलब उसके अंदर पूरा बड़ा होल कर देना है, लेकिन उसकी साइड की जो लेयर है वो एक छोटी सी पतली सी लेयर, थोड़ी मोटी सी लेयर छूट जानी चाहिए। लेकिन वो जो पोटैटो कप है उनमें से एक कप बॉइल्ड पोटैटो का बना होना चाहिए, मतलब बॉइल्ड पोटैटो के अंदर छेद करना है। पुट ईच पोटैटो कप इन आ ट्रो कंटेनिंग वाटर, मतलब ट्रो का मतलब है यहाँ एक बीकर या फिर कुछ भी ले सकते हैं। इट कैन बी अ ग्लास और इट कैन बी अ बोल, ओके, इट कैन बी अ बाउल एंड मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो उसमें हमें जिसमें पानी भरा होना चाहिए। नाउ कीप कप ए एम्प्टी, कप ए जो हम पोटैटो को लेबल दे देते हैं ए एज ए बी सी एंड डी, तो जो पोटैटो को हमने लेबल दिया है उसमें कप ए जो है वो एम्प्टी रहना चाहिए, और कप बी में 1 टीस्पून शुगर डालनी है, और कप सी में 1 टीस्पून सॉल्ट। और जो पोटैटो है, जो बॉइल्ड पोटैटो है, उसे हम कप डी नाम देंगे, उसमें भी 1 टीस्पून शुगर डालनी है। तो इसमें पता चल गया आपको क्या क्या डालना है। कीप दीज फॉर 2 hours, देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब ये जो क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं ये नीचे, उनके आंसर्स आपको देने हैं। इन सबको पहले 2 घंटा रखना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है। देखो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, लेकिन आप जब इस क्वेश्चंस का, ये जो ऊपर क्वेश्चंस हैं, इनका जब आंसर जानेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। मतलब बी एंड सी के होलोड पोर्शन में पानी क्यों घुस गया। इसका आंसर है वाटर गैदर्स इन बी एंड सी बिकॉज in both the situations there is difference in the concentration of water in a trough and water in the cup of potato. Hence osmosis takes place as the potato cells act as a semi permeable membrane. B and C में के अंदर जो पानी था और जो उसके बाहर पानी था, तो उसमें क्या हुआ, उन दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया। कटोरी के पानी के में और पोटैटो कप के अंदर के पानी में। पोटैटो कप के अंदर का पानी का कंसंट्रेशन लो होगा, तभी बाहर के पानी का कंसंट्रेशन हाई होगा, तभी उसके अंदर पोटैटो कप के अंदर आया पानी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, राइट। इस प्रोसेस के द्वारा वो पानी अंदर घुसा आया एंड द पोटैटो, और इस ऑस्मोसिस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम किया है पोटैटो सेल्स, पोटैटो की जो सेल्स हैं उनने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। पोटैटो ए नेसेसरी क्यों था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। पोटैटो ए इज़ नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉर कंपेरिजन, इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल। मतलब जो पोटैटो ए है वो इस एक्सपेरिमेंट में कंपैरिजन के लिए लिया गया था, वो एक कंट्रोल की तरह बस एक्ट कर रहा था, और इसमें इसका एक्सपेरिमेंट में पोटैटो ए को कंपेयर करने के लिए लिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। वाटर जो है वो ए एंड डी के हॉलोड मतलब खोखला
इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज खोखला, खोखला, या राइट, खोखला इसका मतलब होता है। तो वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी एज कप ऑफ ए, जो पोटैटो कप था ए का, डज नॉट हैव चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन फॉर वाटर टू फ्लो। जो कप देखिए, इसमें कप ए को एम्प्टी रखा, उसके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन था ही नहीं, तो पानी जो बाहर का कटोरी का पानी था वो उसके अंदर जाता तो किस फ्लो से जाता, जब उसके अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, कोई भी संख्या नहीं है पानी की, तो वो जाता तो कैसे जाता। तो फॉर ऑस्मोसिस टू अकर वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हायर देन द अदर। तो जो ऑस्मोसिस में जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए किसी भी सब्सटेंस का, वो एक, किसी भी सब्सटेंस का पानी का, वो एक तरह के पानी से थोड़ा ज़्यादा या कम होना चाहिए, ठीक है। बट कप ए में तो पानी ही नहीं है, और इन कप डी द सेल आर डेड एंड हेंस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट एक्सिस्ट फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एंड नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। जब कप डी देखिए कैसा था, कप डी जो था उसका जो पोटैटो था वो बॉइल्ड पोटैटो था। कैसा? बॉइल्ड पोटैटो। एंड जब किसी भी चीज़ को बॉईल कर देते हैं तो उसकी जो अंदर की सेल होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉईल करेंगे तो उसके अंदर की जो सेल होगी वो मर जाएगी, डेड हो जाएगी। तो इसीलिए जो कप डी था उसके अंदर की सेल्स कैसी हो गई थी? डेड। इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो उसके अंदर पानी कैसे जाएगा? इसलिए जो ऑस्मोसिस था वो उसके अंदर टेक प्लेस नहीं कर पाया, वो उसके अंदर नहीं जम पाया, मतलब उसको जम नहीं पाया। सो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एंड आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। पहले लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। विच टाइप ऑफ सेल डिविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स। मतलब जो सेल डिवीजन है वो किस तरीके का सेल डिवीजन रिक्वायर होगा ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में, और किस तरीके का सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होगा गमीट्स के फॉर्मेशन में। सो इसका आंसर ये है कि द प्रोसेस माइटोसिस is required for growth and repair of body and the process meiosis is required for the formation of gametes। अब आप सोच रहे होंगे माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। माइटोसिस में जब सेल का एक सेल, मदर सेल है जो, उसका डिवीजन होता है तो उसके दूसरी जो बनी है सेल वो 2 बनती है, और उसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 46 होती है। और मदर सेल में भी हर सेल में 46 ही क्रोमोसोम्स की संख्या होगी। कितनी? 46। बट जो सेल डिवीज़न मियोसिस के थ्रू होगा उसमें जो एक सेल है उससे कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल बनेंगी, और उन सब में क्रोमोसोम्स का डिवीज़न कितना होगा? क्रोमोसोम्स कितने होंगे? मैंने अभी लिखा है 23, जबकि इसमें थे 46। मतलब मियोसिस में जो सेल से जो 4 सेल बनेंगी उसमें उस सेल के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जबकि माइटोसिस में जो सेल है उसके जब 2 सेल और बनी तो उसमें जो सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो सेम होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 46। और हर जो सेल मियोसिस से नहीं बनती है उसके बजाय हर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। okay, so the question is done here. I hope you liked that video, and thanks I'm very thankful for you to you that you are watching my video। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ज़रा सी भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड वेरी थैंकफुल टू वॉचिंग। एंड अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
इन विच कमेंट सेक्शन, नीचे के सेक्शन में ज़रूर लिखें. एंड thanks very again, thank you for watching my video, and I hope this video will help you. So अब हम मिलेंगे इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में. सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी इन दिस कोरोना टाइम. सो बाय बाय गाइस.